वाले। यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे कि आपको पेपर में वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट वहां पे अपलोड कर दिया वो भी क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये मान चलना कि हर प्रैक्टिस सेट से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिलेंगे। और यहां से आपको यह भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कि आप कितना क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो वही स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 14 करने वाले। दोस्तों मैं जितने भी सेट करा रहा हूँ ना, ये मान चलना आप जब भी पेपर देने जाएंगे ना, हर सेट से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिले, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपको एक आइडिया यह भी लगता जाएगा कि आपका तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप ये मान के चलना कि इस समय अगर 30-35 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये मान चलना कि आपको फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ के लिए कम से कम आपको 35 प्लस स्कोर आपको लेके चलना है, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में पूछा गया था, जहां पूछा गया कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है क्या बोलते हैं उसे। पहला बता रहा है सेरिकल्चर या पीसी कल्चर या एपी कल्चर या हर्टिकल्चर। तो इसका जिनका राइट आंसर इसमें निकल के आ रहा है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते रहना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आप 30 तक सही कर पा रहे हैं तो तैयारी ठीक ठाक आपकी चल रही, और जितने भी दिन आपके बचे बस रिवीजन आप करते रहिएगा। और दूसरे नंबर में पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्मा और या साइटोलॉजी या फिर एटियोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसमें जिनका राइट आंसर निकल के आ रहा है साइटोलॉजी। क्या निकल के आ रहा है? साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी उसे बोला जाता है। और अगर यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी किसे बोला जाता है? तो रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ईटियोलॉजी आपका बोला जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जबलपुर जेडारो में कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट करना, जिनका आंसर निकल के आ रहा है पौधों में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों ये सेट ऐसे करना है कि जो आपका एग्जाम लगने वाला, यही मान चलना हम पेपर में बैठे हुए हैं, और ताकि आपको पता चले कि आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है। और 4 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। जो आपका ऑन्कोलॉजी होता है, किस बीमारी के उपचार से आपका ये जुड़ा हुआ है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जेडारो में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, जिनका राइट आंसर आ रहा है सी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक दिया जा रहा ऑप्शन, जो अस्थि सुषिरता जो दिया जा रहा है, ये क्या होता है? यह आपका होता है कि उम्र संबंधी विकार में जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है, उसे क्या बोलते हैं? अस्थि सुषिरता वहां पे आपका बोला जाता है। और यहाँ पे जो मधुमेह है, मधुमेह क्या होता है कि एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की जो बढ़ोतरी हो जाती है, या फिर जो अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से व्याप्त इंसुलिन के उत्पादन नहीं होने के कारण क्या होता है, वहां मधुमेह रोग आपका हो जाता है। और जो ये दिया गया वृक्क संबंधी विफलता,
तो वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय जो यूरिया की मात्रा होती है ना, जो आपकी बढ़ जाती है, तो वो कैसा संबंधी विफलता हो जाती है, वो वृक्क संबंधी आपकी वहां पे हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों इस जो क्लास में करा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। सिंपल सर्च करना आर्मी एग्जाम क्रैक, या फिर जो एप्लीकेशन है आपका एनए वाला, वहां जो कमेंट बॉक्स में नीचे देखेंगे मैंने इसका लिंक दे रखा है, उसमें सीधा सा आप टिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डेली जितने भी क्लासें होती सभी का पीडीएफ आपको मैं इसी में प्रोवाइड करा देता। और दोस्तों मैं उसमें 50 सेट भी अपलोड कर रखे, क्योंकि अब आपका पेपर ऑनलाइन हो गया है, जहां से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि जो हमें वहां पे 60 मिनट का जो टाइम हमें दिया जाता है, उनमें हम किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दें कि 60 मिनट में सारा कंप्लीट वहां पे कर ले। तो ये जो 50 सेट है सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। और सिंपल जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो पहली स्लाइड ही आपको ये नजर आ जाएगी। तो ये 50 सेट जरूर सॉल्व करके जाना। यहां से ये मान चलना कि आपको 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सेट जरूर आप दीजिएगा। और जो आपने नोट्स ले रखे ना, चाहे बायोलॉजी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ, बस आप उन्हीं का रिवीजन करते जाए। मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक ये नोट्स तैयार नहीं किए ना, अभी से स्टार्ट कर देना। वो सारे के सारे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन वहां पे दिए, बस आप एक बार देखते हुए चले जाना। और जब भी पेपर देने जाएंगे ना, यकीन मान चलना कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिलेंगे। इसी बार की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि जितनी बार भी पेपर हुए ना, हर बार आपके 45 से ज्यादा वहां पे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये जो नोट्स ले रखे हैं ना, बस आप तैयार करके जाना। अगर आज से भी स्टार्ट करेंगे ना, बड़ी आसानी से आप तैयार कर लेंगे। बस आप ये तैयार कर दीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, कवक विज्ञान क्या है। क्या पूछा जा रहा है, जो कवक विज्ञान क्या है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो कवक विज्ञान क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्या होता है, कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है, या फिर जो आपका कुकुरमुत्ता हो गया, या आपका राइजोपस हो गया, जो आपके म्यूकस होते हैं, इन सभी का अध्ययन किसमें होता है, कवक विज्ञान में इनका अध्ययन आपका किया जाता है। और दोस्तों जो एग्जाम में कई बार और क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये बताइए जो आपका एक एपी कल्चर होता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एपी कल्चर क्या होता है, जो मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है, क्या होता है, मधुमक्खियों का जो आपका अध्ययन होता है, वह एपी कल्चर के अंदर आपका किया जाता है। और यहीं पे अगर आपका ये पूछा जाता है कि जो आपको ये बताओ जो सोरोलॉजी होता है, क्या पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए जो सोरोलॉजी होता है, इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें किसका अध्ययन होता है, जो छिपकली होती है, छिपकली का अध्ययन किसमें होता है, आपका सोरोलॉजी में आपका इसका अध्ययन किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे ये पूछ लेता कि इक्थियोलॉजी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए जो आपका इक्थियोलॉजी होता है, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन आपका किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो मछलियां होती है, मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपका इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन आपका किया जाता है। और वहीं पे एक इंपॉर्टेंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि अगर ये पूछा कि ऑर्निथोलॉजी अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें किसका अध्ययन आपका किया जाता है, तो इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें होता है पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है, इसमें होता है पक्षियों का अध्ययन, इसमें आपका किया जाता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से भी बन चुके हैं। और जो 6 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि राइट आंसर आपका क्या होगा। और ये क्वेश्चन को जबलपुर जेडारो में आपका पूछा भी गया था। तो इसमें जिसका राइट आंसर निकल के आ रहा है, कार्क का निरीक्षण करते हेतु, वो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगर यहीं पे ये पूछा जाता है कि कोशिका की खोज, अगर सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, सीधा पूछा गया कोशिका की खोज किसने की थी, किसने की है कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब इसकी खोज की गई थी, कब की गई थी, ये की गई थी 1665 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जिनका राइट आंसर निकल के आ रहा है हरित लवक, क्या निकल के आ रहा है? हरित लवक। जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हरित लवक आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, और ये क्वेश्चन आपको जयपुर जडारो में आपका पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका आंसर निकल के आ रहा है लवक, क्या निकल के आ रहा है? लवक, ऑप्शन सी। यानी कि लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह आपका दोहरी झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है, और जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। और ये होते कितने प्रकार के? ये भी 3 प्रकार के आपके पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 9 नंबर में क्या पूछा गया कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? और ये क्वेश्चन दानापुर जडारो में हमारा पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पेशी ऊतक होते कितने प्रकार के? ये होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपके ये होते हैं पेशी ऊतक होते हैं। पहला क्या होता है? एक तो नोट करना क्या होता है, जो आपका रेखित पेशी होता है। क्या होता है? एक तो आपका होता है रेखित पेशी आपका हो जाता है, और एक क्या होता है आपका हो जाता है अरेखित। एक क्या हो जाता है आपका अरेखित पेशी भी हो जाता है, और एक क्या होता है? एक होता है हृदय पेशी। एक कौन सा होता है? ये आपका हृदय पेशी हो जाता है। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो जो सबसे बाहरी परत होती है वह क्या कहलाती? वह कहलाती एपिडर्मिस। क्या कहलाती? एपिडर्मिस कहलाती। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो आता है 11 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? इन 4 ऑप्शन हमें बताना है कौन सा आपका एक जैविक उत्प्रेरक है, कि एंजाइम है, कि खनिज है, कि हार्मोन है, कि विकिरण है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। एंजाइम एक प्रकार का आपका जैविक उत्प्रेरक होता है, जो आपका जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। और जो एंजाइम होते हैं आपके उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त आपके जटिल कार्बनिक यौगिक, अर्थात ये आपके क्या होते हैं? प्रोटीन आपके ये हो जाते हैं। और 12 नंबर में क्या पूछा गया कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में बताना है। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो में आपका पूछा भी गया था। तो वो क्या कहलाता है? वो जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है, इसमें पूछा गया बालों का जो रंग होता है, जो बालों का आपका रंग होता है खाली स्थान के कारण होता है। तो बालों का रंग किस कारण से होता है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बालों का रंग किस कारण से होता है? इन 4 ऑप्शन में हम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा मेलानिन। क्या हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो बालों का रंग आपका मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन जो का एक प्राकृतिक आपका रंग द्रव है, जो अधिकतर जीवों में आपका पाया जाता है सिवाय मकड़ी में। क्योंकि मकड़ी में क्या होता है? मेलानिन जो द्रव्य नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो मेलानिन द्रव है ये किसमें आपका नहीं पाया जाता है? तो ये किसमें नहीं पाया जाता है? केवल एक जो मकड़ी होती है, केवल क्या होती है? जो मकड़ी होती है इसमें आपका जो मेलानिन द्रव होता है वो आपका नहीं पाया जाता है वहां पे। और जो मेलानिन होता है इसका जो कलर किस कलर का होता है? ज्यादातर इसका कलर आपका होता है काले भूरे रंग का। किस कलर का होता है? ये ज्यादातर आपका काले भूरे रंग का आपका इसका रंग आपका ये होता है। और अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछा गया सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें जिनका राइट आंसर आ रहा 23। कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है।
और बायोलॉजी का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जेडारो में आपका पूछा भी गया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इन 4 में हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जिनका आंसर निकल के आ रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। और केमिस्ट्री जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के ये मान लेना कि 60 नंबर की टोटल आपकी क्या पूछी जाती है, केमिस्ट्री आपकी आ जाती है। जो आपके एग्जाम में मेन होते, एक तो आपका बायोलॉजी हो जाता है और आपका केमिस्ट्री हो जाता है। इन्हीं दोनों से कम आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके होते हैं, इनके ज्यादा ध्यान देना, इन्हीं में ज्यादा फोकस आपको करना है। और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए ना, बस आप वो तैयार कर लेना। और जो प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करा रखे एप्लीकेशन में, जिसका कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से डेली एक सेट जरूर प्रैक्टिस किया करिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं। तो डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसमें जिनका राइट आंसर निकल के आ रहा है रासायनिक संयोजन, जिनका आंसर आ रहा है रासायनिक संयोजन, उनका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, शब्द परमाणु की खोज किसने की? जो शब्द परमाणु है इसकी खोज किसने की है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। परमाणु की खोज किसने की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे दिया गया डेमोक्रिट्स, जो क्या दिया जा रहा है, डेमोक्रिट्स जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताइए, जो आपका परमाणु होता है ना, परमाणु किस किस से बनकर, इसका निर्माण किससे होता है? परमाणु का निर्माण किससे होता है? एक तो इसमें क्या होता है आपका प्रोटॉन होता है, क्या होता है आपका, एक तो प्रोटॉन होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें आपका न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यानी इन तीनों से मिलकर क्या होता है, एक परमाणु का निर्माण आपका होता है। ये भी पॉइंट याद रखना। और परमाणुओं का आकार जो होता है ना, अति सूक्ष्म व द्रव्यमान बहुत कम इनका आपका ये हो जाता है। और जो आपके परमाणु होते हैं, नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में आपके क्या होते हैं, रह भी नहीं सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में जो परमाणु होते हैं ये आपके नहीं रह सकते, ये भी पॉइंट इसका याद रखिएगा। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा रह सकता है? जो आपके अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में आपके रह सकते हैं, लेकिन परमाणु आपके नहीं रह सकते, ये भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि एवोगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है जो एवोगाद्रो संख्या होती किसके द्वारा आपकी ये निरूपित की जा सकती है, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो किसके द्वारा निरूपित की जा सकती, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? जो हमारा दिया गया NO, या तो हम इसके द्वारा निरूपित कर सकते हैं, इसके अलावा इसको एक और लिखा जा सकता है, या आपका NO लिखा जाएगा या फिर लिखा रहेगा Na। इसके द्वारा ये आपका निरूपित किया जा सकता है। वहीं पे अगर इसका मान पूछा जाए, इसका मान किसके बराबर आपका होता है, ये भी नोट करना, किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर इसका मान आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना, जो बी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किस तत्व के लिए यानी प्रत्येक में 2 अक्षर शामिल, निम्न में से किस तत्व के लिए पूछा जा रहा है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक के रूप में 2 अक्षर शामिल है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है किसके प्रतीक के रूप में 2 अक्षर आपके आते हैं। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है आपका C हो जाता है, आयोडीन का प्रतीक क्या होता है आपका I हो जाता है, लोहा का प्रतीक क्या होता है आपका Fe होता है, और फ्लोरीन का प्रतीक अब क्या होता है F होता है। यहाँ पे देखते हैं केवल जो आपका Fe दिया जा रहा है, इसी में केवल आपके 2 अक्षर आपके आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे लोहा दिया गया है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ब्राउन नियम गति की खोज किसने की थी, यानी ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। क्या पूछा जा रहा है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है।
तो इसकी खोज किसने की थी? कि आइजैक न्यूटन ने की, कि मेंडल ब्राउन ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, जॉन ब्राउन ने की थी? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है? दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण और यहाँ है खाली स्थान को क्या कहा जाता है? और ये जबलपुर जडाउर में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। दोस्तों ये मान चलना कि अगर यहाँ पे आपके 30 से लेके 35 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक अभी चल रही, आपके पेपर 100% कंफर्म है कि आपका निकल जाएगा। बस इसी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह होगा विलयन। क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 22 नंबर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कार्बन का अपरूप इनमें से आपका कौन सा हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारों में आपका पूछा भी गया था। तो जो आपका ये हीरा होता है, हीरा क्या होता है? कार्बन का एक आपका अपरूप हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका हीरा होता है ना, ये कौन से पत्थर में आज से निकाला जाता है? तो इसका पत्थर का नाम भी लिख लेना, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पत्थर का नाम क्या होता है? किम्बरलाइट। क्या पत्थर होता है? किम्बरलाइट पत्थर से आपका हीरा निकाला जाता है। और जो आपका हीरा होता है यानी शुद्ध हीरा आपका पारदर्शक एवं आपका ये रंगहीन होता है। और हीरा ज्ञात अभी तक सभी पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ भी आपका ये हो जाता है। और वहीं अगर इसे जो हमारा हीरा होता है ना, अगर इसके हम घनत्व की बात करें, इसका घनत्व कितना होता है? घनत्व कितना होता है? 3.52 आपका इसका घनत्व ये हो जाता है। और जो हीरा होता है ना, यह कांच को भी आसानी से काट देता है। और हीरा प्रकाश का जो होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि जो हीरा होता है किस वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? तो किस वजह से दिखाई पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा होता है वो हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो आपका ये हीरा होता है क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ये क्या होता है? विद्युत का हो जाए या फिर ताप का हो जाए, इन दोनों का क्या होता है? कुचालक आपका ये हो जाता है। हीरे के बारे में ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो 23 नंबर आता है इसमें पूछा जा रहा है कि जे चैडविक ने किस उप परमाणुवी कण की खोज की थी? इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। यानी जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुविक की कण की खोज की थी? किसकी कण की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। और कब खोज की थी इन्होंने? 1932 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 24 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? और जबलपुर जडाउर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। यानी कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? जो समस्थानिक शब्द होते हैं इनका क्या अभिप्राय होता है? और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारों में हमारा पूछा जा रहा है और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक शब्द से क्या अभिप्राय होता है? इससे अभिप्राय क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक आपके कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इनमें क्या होता है? जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इनके क्या होते हैं? अलग अलग वहां पे हो जाते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या होते हैं? वो समस्थानिक आपके हो जाते हैं। और 26 नंबर में क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन क्या होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या फिर अणु या फिर आयन क्या होते हैं? और ये नागपुर जडाउर में क्वेश्चन पूछा भी गया था जहां पे 4 ऑप्शन हमारे ये दिए गए थे। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहलाते हैं? वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
दोस्तों काउंट करते चलना कि आपका स्कोर कहां तक पहुंच रहा है। दोस्तों मैं जितना टारगेट बना के चल रहा हूं, अगर आप 30-35 तक क्वेश्चन सही करें, तैयारी ठीक ठाक चल रही, आपका पेपर बिल्कुल 100% ही कंफर्म है कि निकल जाएगा। तो अभी से तैयारी करके रखना है, हमें 35 प्लस स्कोर करना है तो करना। लेकिन अगर आपके 30-35 अभी फिलहाल आज के इस जो हम सेट करा इसमें सही हो रहा है, तैयारी ठीक ठाक आपकी चल रही, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा ना, पेपर नॉर्मल आएगा, इतना हार्ड पेपर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। बस अगर पेपर नॉर्मल होता थोड़ी कट ऑफ भी आपकी चली जाती है। तो अगर आप टारगेट बना के चलेंगे ना 35 प्लस का, तो आपका बिल्कुल की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वहां पे नाम आपका देखने को मिल जाएगा। और 27 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जेडारो में आपका पूछा गया था। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परम शून्य तापमान। क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। जो आपका 0 डिग्री केल्विन होता है, इसको 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान भी आपका बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 28 नंबर में पूछा गया कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। परमाणु बल सिद्धांत की खोज किसने की थी, इन 4 ऑप्शन में बताना है। और ये क्वेश्चन लखनऊ जेडारो में आपका पूछा भी गया था। तो इसकी खोज किसने की थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हिदेकी युकावा, जो हमारा दिया जा रहा है, यानी हिदेकी युकावा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और वहीं दूसरा अगर आपसे ये कभी पूछा जाता है, जो आपके बोसान कण होते हैं, बोसान कण की खोज किसने की थी। तो बोसान कणों की खोज किसने की थी, जो एस.एन. बोस है, इन्होंने किसकी खोज की थी, बोसान कण की खोज की थी। ये भी पॉइंट याद रखना कि अगर बोसान कण की अगर हमसे पूछा जाता है तो हमारा एस.एन. बोस ने बोसान कण की खोज की थी। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, तो क्रिस्कोग्राफ का भी लिख लेना कि जो क्रिस्कोग्राफ होता है, तो क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, जो जे.जी. बोस थे, इन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी। और जे.जे. थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये तो सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा, ये भी पॉइंट लिख लेना, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है, इसमें पूछा गया वॉशिंग सोडा क्या होता है। ये वॉशिंग सोडा होता है, ये क्या होता है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, जिनका आंसर निकल के आ रहा है एक क्षारकीय लवण। क्या, एक क्षारकीय लवण, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। वहीं पे अगर ये पूछा जाता जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, इसका सूत्र बताइए क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, ये भी नोट कर लेना, Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाता है। N2 आपका हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है। ये भी पॉइंट याद करना, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। और केमिस्ट्री जो हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नोट करना क्या होता है, जो हमारा दिया जा रहा है क्या हो जाएगा, NH4, क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, और क्या हो जाएगा SO4, और क्या हो जाएगा हमारा SO4 हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। और फिजिक्स के क्वेश्चन आपके पेपर में 5 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं। और फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। बस एक ही बात ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें एक मान लो मैथमेटिकल भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट भी करते चल रहे हैं ना, आप जब भी पेपर देने जाएंगे वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते रहिएगा। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है, वह आपका ओम हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वो आपका वाट हो जाता है।
और वहीं पे अगर आपसे ये पूछता है कि विद्युत जो हमारा विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, कूलाम हो जाता है। ये भी पॉइंट लिखना कि अगर पूछा जाता है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या हो जाएगा, जो कूलाम दिया जा रहा है ये आपका विद्युत आवेश का मात्रक आपका हो जाता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, अगर बल का मात्रक पूछा जाए, न्यूटन हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। यहाँ पूछा गया एसआई इकाई क्या होती है, रेडियोधर्मिता की हमसे पूछा जा रहा है। तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है, वो होती है बेकुरल। क्या हो जाती है, बेकुरल हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों कुछ मैं एसआई मात्रक लिखा रहा हूं, उनको भी नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछता है ये बताइए लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, नोट करना क्या हो जाता है, मीटर हमारा हो जाता है। वहीं पे अगर पूछा जाता है द्रव्यमान का हमसे पूछा जाए, किसका पूछा जाए, द्रव्यमान का हमसे पूछ ले, तो हमारा क्या हो जाता है, तो हो जाता है किलोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है, किलोग्राम हमारा हो जाता है। वहीं पे अगर समय का एसआई मात्रक पूछे तो समय क्या हो जाता है, समय का हो जाता है सेकंड, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। और वहीं पे अगर पूछा जाता है विद्युत धारा का, अगर ये पूछ ले कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर हमारा हो जाता है। कितना होता है, एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाता है। वहीं अगर पूछा जाता है ताप का, ये बताइए एसआई मात्रक क्या होता है, ताप क्या हो जाता है, वो हो जाता है केल्विन हो जाता है। क्या हो जाता है, केल्विन आपका ये हो जाता है। और वहीं पे अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ जो पदार्थ की मात्रा होती है, यानी कि पदार्थ की जो मात्रा होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाता है, इसका भी नोट करना, मोल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोल आपका हो जाता है। वहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए जो आपकी ज्योति तीव्रता होती, क्या होती, जो आपकी ज्योति तीव्रता होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, नोट करना, क्या हो जाता है, कैंडला हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, कैंडला हो जाता है। ये सारे नोट करना जिनके एसआई मात्रक है, ये कई बार पेपर में आपके पूछे भी जा चुके हैं। और जो 33 नंबर आता है इसमें क्या पूछा गया, 1 मीटर किसके बराबर होते हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि एक जो मीटर होता है किसके बराबर आपका होता है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, इसका सही कर लेना। यहाँ पे 10 की पावर 6 जो दिया जा रहा है, माइक्रोन दिया जा रहा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके 10 की पावर 6 माइक्रोन के, ये बराबर हो जाता है। दोस्तों जो आपके कुछ पॉइंट नोट करना, अगर आपके मीटर का दूसरा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, अगर ये पूछा जाता है ये बताइए जो आपका 1 मीटर होता है, अगर माइक्रोन में पूछा जाए कि 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर हो जाता है, किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर हो जाता है। वहीं पे अगर आपका 1 मीटर पूछा, मिलीमीटर में पूछा जाता है, तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर की ये बराबर आपका हो जाता है। वहीं पे अगर आपका 1 मीटर का अगर फीट में ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये आपका 3.2 फीट के बराबर आपका 1 मीटर हमारा हो जाता है। वहीं पे अगर आपका जो 1 मीटर होता है, अगर ये किलोमीटर में हमसे पूछा जाता है, तो 10 की पावर -3 क्या हो जाता है, किलोमीटर आपका आंसर वहां पे हमारा हो जाता है। और यहीं पे अगर आपका 1 मीटर नैनोमीटर हमसे पूछा जाता तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर हो जाता। और अगर यही एक जो मीटर दिया जा रहा है पीको मीटर में पूछा जाता तो 10 की पावर 12 पीको मीटर के बराबर हो जाता। और ये 1 मीटर जो होता था अगर फैक्टोमीटर में हमसे पूछा जाता तो 10 की पावर 15 फैक्टोमीटर के बराबर आपका हो जाता है। ये सारे नोट कर ले। अगर ये मीटर में दिया जा रहा, अगर इसमें किसी का पूछे आपका माइक्रोन पूछे, मिलीमीटर पूछे, फीट पूछे, किलोमीटर पूछे, या किसी का भी आपका पूछे, तो सभी में आपका आंसर यही आपका हो जाता है। ये कि जो हमारे दिए जाए ना फैक्टोमीटर हो गया और ये क्या हो गया पिकोमीटर हो गया, ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उस उपकरण का नाम क्या होता है, वह होता है एनीमोमीटर। क्या होता है, एनीमोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग आपकी वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी आपका कहा जाता है, जो आपका एनीमोमीटर आपका दिया जा रहा है।
और 35 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है, एक वेक्टर मात्रा नहीं है इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जो यहाँ पे दिया गया विद्युत प्रवाह दिया जा रहा है, ये आपका एक वेक्टर मात्रा आपका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से जीके स्टार्ट हो जाता है। जीके के टोटल आपके पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी ये मान चलना है कि जीके के टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर नंबरों की बात की जाए तो नंबर कितने, 40 नंबर की आपकी टोटल जीके पूछी जाती। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका जीके भी हो जाता आपके एग्जाम के व्यू के हिसाब से, क्योंकि 40 नंबर की तो आपकी जीके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती। और जो पहला क्वेश्चन लखनऊ जडारो में पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसकी जो गुफाएं हैं, गुफाओं की खोज कब की गई थी, ये की गई थी 1957 से 58 में की गई थी। कब की गई, 1957-58 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता। और जो आपकी भीमबेटका गुफाएं आपकी होती हैं, ये भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं ये एमपी में किस जिले में स्थित है, तो ये रायसेन जिले में आपके ये स्थित हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 37 नंबर आता है, इसमें पूछा गया यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो यजुर का क्या अर्थ होता है, यजुर का अर्थ हो जाता है, जिनका आंसर निकल के आ रहा बलिदान, क्या होता है, बलिदान होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 38 नंबर में पूछा गया कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका अधिकार किसके पास होता है, ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों आपातकाल की बात भी हो रही, तो ये बताइए जो आपातकाल होता है ये किस भाग में आता है। आपातकाल जो आता है संविधान के किस भाग में आता है, ये संविधान के 18वें भाग में आपका आ जाता है। वहीं पे अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद एक तो आता है 352 के अंतर्गत आता है, और फिर क्या आता है 356 के अंतर्गत आता है, फिर क्या आता है 360। इन 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत जो आपका ये आपातकाल होता है ये आ जाता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है तो कौन सा अनुच्छेद आता है, वहां पे हमारा अनुच्छेद नंबर 352 आ जाता है। और वहीं पे अगर पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो कौन सा अनुच्छेद, अगर क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन सा अनुच्छेद आता है, वो 356 वहां पे आ जाता है। और वहीं पे अगर वित्तीय आपातकाल लगता है तो वित्तीय आपातकाल में अनुच्छेद नंबर 360 हमारा आ जाता है। ये भी अनुच्छेद जो हो गया, और ये भाग हो, ये भी याद रखना, पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 39 नंबर आता है, इसमें पूछा गया भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था। और ये क्वेश्चन जयपुर जडारो में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 73वां, क्या हो जाएगा 73वां हमारा संविधान संशोधन जो दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था आपका 1992 में। कब लागू हुआ था, 1992 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है किसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। किसका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो यहाँ गोदावरी नदी दी जा रही, अगर ये पूछता है कि जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे, तो कहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र राज्य में हो जाता है। और महाराष्ट्र में कहाँ पे होता है, ये एक क्या होता है त्रिम्बक, क्या होता है नोट करना, क्या होता है त्रिम्बक पहाड़ी होती। कौन सी पहाड़ी, वहां पे त्रिम्बक पहाड़ी है जहां से गोदावरी नदी निकलती है। और यहाँ पे जो महानदी दी जा रही, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है। नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे होता है, एक सिहावा, क्या नोट करना, सिहावा नोट करना, क्या हो जाएगा, सिहावा से ये हो जाता है।
और जो यहाँ पे सोन नदी दी जा रही है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ पे होता है? इनका उद्गम होता है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है? अमरकंटक पहाड़ियों से। कहाँ होता है? नोट करना, कहाँ से होता है? अमरकंटक की जो पहाड़ियां होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो ये किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा? 1966। क्या हो जाएगा? 1966 जो हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 42 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एमआरटीपी अधिनियम, क्या दिया जा रहा है? जो एमआरटी अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से एमआरटीएफ का कौन सा पूर्ण रूप सही है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अभी जो आपका आर्मी रिलेशन भर्ती का पेपर भी लगा हुआ था 10 मार्च, वहां फुल फॉर्म के कम से कम 2 क्वेश्चन वहां पूछे गए। तो जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं इनका भी रिवीजन करते रहना, क्योंकि फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। तो इसका एमआरटीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इन 4 ऑप्शनों में नोट करना क्या हो जाएगा? जो दिया जा रहा है मोनोपोलीज, और यहाँ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एवं प्रोजेक्ट्स एक्ट जो दिया गया ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में आपका मनाया जाता है? ये पूछा गया किस राज्य में आपका मनाया जाता है? ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य मनाते हैं? तेलंगाना राज्य मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो आपका बोनालू त्योहार का आयोजन होता है, ये देवी महाकाली की पूजा के रूप में तेलंगाना के जुड़वा शहर यानी हैदराबाद व सिकंदराबाद इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रति वर्ष आपको ये आषाढ़ माह जून जुलाई में मनाया जाता है। ये भी पॉइंट इसका याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो आता है 44 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यानी सोलंग उत्सव होता है, इन 4 ऑप्शन बताना है कि किस राज्य में आपका ये मनाया जाता है। तो सोलंग जो उत्सव होता है इसमें जिनका आंसर निकल के आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो ये होता है कि अरुणाचल प्रदेश में तो मनाया जाता है, वहाँ के जो आपके आदिवासी होते हैं, आदिवासियों के सबसे ये आपका लोकप्रिय उत्सव भी आपका ये सोलंग उनका हो जाता है। और 45 नंबर में पूछा जा रहा है, ये बताइए आईएसएस किसका संक्षिप्त रूप है? इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। और ये क्वेश्चन जयपुर जडारो में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आईएसएस किसका संक्षिप्त रूप आपका ये हो जाता है? ये होता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। क्या हो जाता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है, और जो मैथ के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। यानी जो मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका बेसिक मैथ सही है तो जो 5 क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 46 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? यदि संख्या यानी कि दिया जा रहा है 64 84 y6 में 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? कौन सी होती है? अगर जो लास्ट की जो हमारे 3 डिजिट होती हैं, अगर 3 संख्याएं क्या हो जाए हमारी 8 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? वो हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित आपकी ये हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये मान दिए जा रहे हैं ना, सारे हम एक एक करके मान रखेंगे। जो लास्ट की हमारी 3 संख्या दी जाए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, एक संख्या यहाँ पे रखनी है। और ये संख्या अगर पूरी 8 से हमारी कट जाती है, पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेके हम चालू करेंगे। सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं 1 है। क्या है? 1 है हमारी यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं, अब क्या ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो अब भाग करते हैं, यहाँ कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 40 हो जाएगा। कितनी बार गया? यहाँ पे 5 बार गया, 40 हो गया। 1 यहाँ पे आ गया, 8 दूना 16। हम देखते हैं ये संख्या पूरी की पूरी कट जाती है। तो पूरी संख्या जो है, अगर यहाँ पे 1 मान लिखा रहता तो ये भी संख्या पूरी की पूरी 8 से हमारी कट जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन सी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है।
और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 और 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मान लो एक नल ये हो गया और एक ये हो गया बी, ये अकेले खोलते ये 45 घंटे में भरता है और ये भरता है 36 घंटे में। सिंपल से इन दोनों का ले लो एलसीएम, इनका एलसीएम कितना होता है, वो हो जाएगा 180 आपका इनका एलसीएम हो जाएगा। और जब 180 45 से भाग करते हैं कितनी बार जाता है, ये जाएगा आपका 4 बार जाएगा, और 36 से भाग करते हैं ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 5 बार जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पे हम ये देखते हैं जो ए नल होता है ये 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है, और बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है। तो ये बताओ दोनों 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, ये भर रहे हैं कितना भरेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 हो गया, ये हमारा हो गया 4 हो गया, कितना भर रहे हैं, ये भर रहे हैं आपका 9 लीटर आपका भर रहे हैं। तो अगर ये 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहे हैं तो टोटल पानी में भरना कितना, 180 लीटर। अगर 1 घंटे में 9 लीटर तो 180 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे, 9 से हम भाग कर देंगे, 9 से काटो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 20 घंटे हमारा निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है 20 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है। इसमें पूछा गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया जो दिया जा रहा है वो हम सिंपल सा मान रख लेते। सबसे पहले ये मान लेते जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हम मान लेते एक हमारी हो जाती है। और यहाँ पे दिया क्या था, वो दिया क्या है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, वो होता है आपका दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल आपका हो जाता है। तो समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 27 सेकंड। कितना लग रहा है, यहाँ 27 सेकंड लिख देंगे। और दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो दूरी होगी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी है 455 मीटर, और प्लस क्या हो जो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 100, ये हो जाएगी दूरी हो जाएगी। और चाल कितनी दी जा रही, चाल दी जा रही कितनी जा रही 78 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें ये ऑप्शन दिए गए मीटर में, तो जो 78 किलोमीटर प्रति घंटा इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से क्या करते हैं गुणा हम इसे कर देते हैं। तो अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे जो वैल्यू यहाँ पे कटती है वो काट देते हैं, और इसे यहाँ पे इसको इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 585 आपका ये हो जाएगा। और बराबर कितना यहाँ पे दिया है, दिया जा रहा है 455 और प्लस x यहाँ पे दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 585 में हम माइनस कर देंगे 455, इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं ये 0 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो x का मान कितना निकल के आ जाए 130 आ गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 130 मीटर हमारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल आपका ये हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते 5 क्रमागत संख्या, एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी मान ली हमने x+1 हो गया, तीसरी होगी हमारी x+ कितना हो जाएगा x+2 हो गया, और फिर क्या हो जाएगी हमने मान लिया x+3 हो गया, और फिर क्या हो गया x+4। ये हमारी 5 संख्याएं हमारी हो जाती हैं। और दिया क्या जा रहा है, इनका जो औसत है, औसत किसके बराबर दिया जा रहा है 100 के बराबर दिया जा रहा है। तो औसत बराबर होता है क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, इनका हम जब योग करें कितना योग होगा 5x+10 हो जाएगा, 5x+10 हो गया, बटे पदों की संख्या कितनी हमारी 5 है, बराबर दिया किसके बराबर जा रहा है 100 के बराबर। तो यहाँ से 5x+ ये 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से इधर गुणा करें कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब ये 10 इधर माइनस कर दें कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 490 हो जाएगा। ये 5x बराबर 490 के हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 490 बटे क्या कर देंगे 5 हम यहाँ पे कर देंगे। इसे हम डिवाइड करें कितना आएगा, ये 98 हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 98 हो जाती है। और पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 98+4 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी, इसे जोड़ो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा 102 आपका हो जाएगा।
अब पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 102 का वर्ग हो जाएगा और माइनस का 98 का वर्ग, या तो आप 102 गुणे 102 फिर माइनस 98 गुणे 98 करके मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का रूल भी यहाँ पे लग रहा है, तो वो रूल भी आप लगा सकते हैं। यानी कि रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले क्या कर दो ए या ए माइनस बी चाहे ए प्लस बी, अगर सबसे पहले इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, यानी 102 और 98 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि जोड़ दो 102 प्लस 98 हो जाएगा और एक ब्रैकेट लिख दो 102 माइनस का 98 कर दो। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। अब 102 में माइनस 98 करते कितना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 4 आपका हो जाता है। अब 200 गुणे हम जब 4 करते हैं कितना होता है, ये 800 आपका हो जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए 800 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक धनराशि पी है जो 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुनी आपकी हो जाएगी, इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए जो आपका साधारण ब्याज होता है ये बराबर होता है क्या है, ये बराबर आपका हो जाता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 के, ये हो जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे दर, क्योंकि हमें दर तो पता नहीं दर कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे दिया क्या जा रहा है कि जो पहले दिया जा रहा है एक धनराशि है 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, मान लो धनराशि हमारी पी हो गई और दर हमें निकालनी है और समय कितना दिया जा रहा है 10, समय कितना 10 वर्ष समय हमें यहाँ पे दिया गया और बटे क्या होता है 100 हो जाता है। अब ये बताओ कि अगर 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी मतलब क्या, पहले मूलधन हमारा पी था और पी से मान लो 2p हो गया, तो हमें ब्याज कितना मिला होगा, यहाँ पे ब्याज भी तो हमारा पी मिला होगा तभी 2 गुनी हुई है। तो यहाँ ब्याज कितना हो गया, पी हमारा क्या हो जाएगा ब्याज भी हो जाता है। तो ये मान लो पी से पी हमारा कट गया अब ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से हम आर का मान निकालते, आर कितना हो गया 10% हमारा क्या हो जाएगा आर ही हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, उसी दर पर वह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये पूछा जा रहा है। तो 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, पहले तुम्हारा जो मूलधन रहा होगा मूलधन तुम्हारा वो मिलेगा। अब सीधा सीधा निकाल लो कि ये निकालना है कि 20 वर्षों का ब्याज क्या है, जो 20 वर्षों का ब्याज होगा उसी ब्याज को क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो पहले मूलधन तुम्हारा बी हो गया, मूलधन बी हो गया और दर कितनी हो जाती, दर हमारी कितनी निकाली 10 निकाली, समय कितना हो गया, समय हो गया हमारा 20 हो गया और बटे करते क्या करते थे 100 यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक मान और देखते हैं, ये क्या था P बराबर कितना था, P देख रहे हैं यहाँ पे P गुणे R गुणे 10/100, यानी कि अगर इसका हम 1 2 आगे लिख देते हैं, 1 2 अगर इसका हम आगे लिख दें यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 ही तो हमारा हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये हमारा टोटल किसके बराबर है, ये P के बराबर तो दिया जा रहा है, ये किसके बराबर P के बराबर, यानी कि ब्याज कितना आ रहा है हमारा 2p, तो हमारा क्या मिल गया ब्याज मिल गया। तो ब्याज कितना हो गया हमारा 2p, तो हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाता है। और पहले जो हमारा मूलधन कितना था p था, अब कुल कितना हमारा रुपए कितने हो जाएगा, राशि कितनी हमारी अब हो जाएगी, तो राशि कितनी हो जाएगी वह हो जाएगी p प्लस 2p, हमारी टोटल राशि आपकी हो जाती है। यानी कि इसमें जोड़ते कितना हो जाएगा हमारा 3p हो जाता है, कितना हो जाएगा 3p आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर चेक लें, मैंने एप्लीकेशन का लिंक वहां पे आपको दे रखा है, वहां पे जाके एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और जो 50 प्रैक्टिस सेट मैंने दे रखे वो सॉल्व करना, यकीन मान चलना जब भी पेपर देने जाएंगे बिल्कुल वहां से क्वेश्चन आपको देखने मिले, क्योंकि वो 50 सेट ही नहीं है, वो टोटल ये मान चलना है कि 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा है जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।